बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला अनुवाद कौशल का एसएससी का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू टाइप सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ये PDF है इसका, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। साथ के साथ आपको जो अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और काफ़ी बच्चों का सवाल आता है कि सर हमारे द्वारा आप काफ़ी जो राजस्थान जीके है या फिर आपके सामने एसएससी जीडी की हम तैयारी करते हैं, तो हमें कुछ किताब बता दो जिससे हम अच्छे से तैयारी कर दे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उस किताब पर क्लिक करके आप कोई किताब है वो खरीद सकते हो, जो किताब खरीदना चाहते हो। पैसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट वाला जो ऑप्शन कार्ट में डाल लेना और बाद में ऑफर आए तब खरीद लेना। बेस्ट किताबें मैं आपके लिए लेकर आए हूँ यहाँ पे। अनुवाद कौशल की आवश्यकता के बारे में बताएं तो अनुवाद कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कोई भी अनुवाद करते हो आप किसी भी चीज़ का, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक भाषा की जानकारी दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। तो जैसे अब आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है उसको हिंदी में ट्रांसलेट क्यों किया जाता है, ताकि उसको जो उसकी इंग्लिश में लिखी हुई जानकारी थी वो किस में बदली जा सके, आपके सामने हिंदी में बदली जा सके। अनुवाद की आवश्यकता विशेष रूप से कहाँ महसूस होती है, तो चीज़ों का अनुवाद किया जाता है उसकी कहाँ महसूस होती है, भाषाई संपर्क और संवाद में। तो आप भाषा का जो आपस में संपर्क करते हो और संवाद करते हो, उसी चीज़ में जो आपके सामने अनुवाद है उसकी आवश्यकता होती है। मतलब भाषा को आपको क्या करें, आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो कोई आदमी से, अब उसको इंग्लिश आती है आपको हिंदी आती है, तो कैसे करोगे, अब आपको उसको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा जिसको हिंदी से इंग्लिश आती है, तो वो क्या करके देगा, आपको चीज़ें वो अनुवाद करके देगा। अनुवाद करने से क्या लाभ होता है, अनुवाद करते हो जैसे आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो अनुवाद करने से, तो क्या होगा, आपके ज्ञान का प्रसार होता है, आपका जो माइंड है उसका वो विकसित होता है। अनुवाद किस प्रकार की कला है, अनुवाद एक रचनात्मक और विश्लेषणात्मक कला है। तो अनुवाद कैसी होती है, क्रिएटिव होती है। भाई हर कोई व्यक्ति थोड़ी अब चीज़ों को अनुवाद कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, क्रिएटिव व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो अनुवाद एक किस प्रकार की कला देखने को मिलती है, एक विश्लेषणात्मक और एक रचनात्मक क्रिएटिव कला के रूप में उसको जाना जाता है। अनुवाद का सामाजिक महत्व क्या होता है, तो अनुवाद को सामाजिक महत्व क्या होता है, विभिन्न भाषाओं के बीच में संवाद स्थापित करना। तो अनुवाद का सामाजिक महत्व यही होता है कि आप अलग अलग भाषाएं होती हैं उनके बीच में आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन है वो कर सकते हो, आप उनके बीच में जो संवाद है वो स्थापित कर सकते हो। 6 नंबर प्रश्न है, अनुवाद का उपयोग शिक्षा में क्यों किया जाता है, विषय वस्तु को स्थानीय भाषा से जोड़ने के लिए। तो आपको क्या किया जाता है, आप देखो जैसे हिंदी में भी चीज़ें होती है, मैं उसको भी आपको मारवाड़ी में अपनी भाषा में काफ़ी चीज़ें समझाता हूँ उदाहरण के साथ। तो अनुवाद का इसीलिए उपयोग होता है ताकि आपका जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, उसको आपकी भाषा में समझाया जा सके। अब इंग्लिश में चीज़ें आती हैं, अब उनको हिंदी में बोल बोल के समझाया जाता है, मारवाड़ी में बोल बोल के समझाया जाता है, ताकि आप अपनी भाषा में चीज़ों को रिलेट कर सको, उन चीज़ों को समझ सको। कंटेंट तो वही होता है लेकिन उसको समझाया जाता है। अनुवाद किस क्षेत्र में अनिवार्य हो गया है, तो अनुवाद है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो आपके रिलेशन देखने को मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो आपके सामने अनुवाद है वो एक प्रकार से अनिवार्य हो गया है। तो किस प्रकार के संबंधों में अनुवाद को अनिवार्य माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनमें अनुवाद को अनिवार्य माना गया है। तकनीकी विषयों में अनुवाद की क्या भूमिका होती है, तो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसमें से अनुवाद की यही भूमिका होती है कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों, अनुवाद नहीं किया जाएगा तो टेक्निकल भाषा की चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तकनीकी विषयों में अनुवाद का होना, टेक्निकल चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती है ना, इसीलिए। अनुवाद किसे जोड़ने का कार्य करता है, दो अलग अलग प्रकार की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का कार्य करता है अनुवाद। तो अनुवाद क्या करता है, दो अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती हैं और संस्कृति होती हैं, उनको जोड़ने का कार्य होता है अनुवाद का। अनुवाद के बिना क्या बाधित हो सकता है, शिक्षा है और विज्ञान है उसका विकास है वो अनुवाद के बिना बाधित हो सकता है। तो किसका अनुवाद क्या हो सकता है, शिक्षा और जो विज्ञान होती है उसका विकास। मतलब अगर आपको कोई भी आपके एजुकेशन इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अब उसको आपको धीरे धीरे ग्रामर के रूल नहीं याद कराए जाएँ, और अगर साइंस है तो साइंस को अगर इंग्लिश में जो लिखी आती है लगभग थीसिस, अगर उसको आपकी भाषा में नहीं समझाई जा सके तो क्या आप उस सब्जेक्ट को सीख पाओगे। तकनीकी भाषा का सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, उसको अगर आपकी भाषा में नहीं समझाया जा सके तो क्या आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो यही है इसका शिक्षा और विज्ञान के प्रसार के लिए आपको अनुवाद को
विकास है वो बाधित हो सकता है। उनको समझने के लिए आपको ज़्यादातर पढ़ाई जाती हैं सब चीज़ें। यूनिट नंबर 2 की बात करें, अनुवाद क्या है? अनुवाद क्या है? एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो अनुवाद को किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अनुवाद को जाना जाता है। अनुवाद कार्य में क्या आवश्यकता होती है? दोनों भाषाओं और संस्कृतियों की समझ। मतलब अनुवाद का जो कार्य होता है उसमें आवश्यकता होती है जो दो भाषाएं हैं, मतलब इंग्लिश और हिंदी है, उनमें दोनों की आपको समझ होनी चाहिए, दोनों चीज़ों की, और दोनों भाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो यही है अनुवाद कार्य। अनुवाद में आपको कार्य करने के लिए दोनों भाषाओं की समझ होनी चाहिए और उनकी संस्कृति की भी समझ होनी चाहिए। अनुवाद कार्य में कौन सा कौशल कार्य करता है? तो अनुवाद कौशल उसी व्यक्ति को आता है जिसके अंदर रचनात्मकता होती है। मतलब कोई इंसान क्रिएटिव होगा वही तो अनुवाद कर सकता है, वही तो चीज़ों को समझ सकता है, वही क्रिएटिव कर सकता है। मतलब जैसे हिंदी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन मारवाड़ी में आपको समझाता हूँ, आपके आसपास के जो एग्जांपल समझाता हूँ, तो यही क्या है? यही क्रिएटिविटी होती है। वो आपको अच्छे से चीज़ों को समझा देना आपकी भाषा में। उसी को किस रूप में जाना जाता है? रचनात्मकता के नाम से जाना जाता है। अनुवाद का कार्य किस प्रकार की सोच मांगता है? तो अनुवाद का कार्य किस प्रकार की सोच मांगता है? आलोचनात्मक सोच को मांगता है। तो किस प्रकार की? आलोचना करने वाली सोच को मांगता है। मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर क्रिटिसाइज करने का तरीका होना चाहिए, आपके अंदर चीज़ों को समझने का तरीका होना चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अनुवाद करते समय अनुवादक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? भाषा की शुद्धता के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। तो अनुवाद करते समय अनुवादक को भाषा की शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? जो वो भाषा पढ़ रहा है उसकी शुद्धता का उसको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा अनुवादक हमेशा कैसा होता है? भावनात्मक और अर्थपूर्वक होता है। तो एक अच्छा अनुवादक होता है उसके अंदर क्या है? भावनाएं भरी होंगी और साथ के साथ वो अर्थपूर्ण चीज़ों को समझा सकता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अनुवाद कार्य में किसका प्रयोग सबसे अधिक होता है? सृजनात्मकता का और अनुसंधान का। तो अनुवाद करने वाले व्यक्ति है वो क्या होगा? क्रिएटिव करेगा, कुछ चीज़ों को अनुसंधान रिसर्च करके आपको चीज़ें बताएगा। तो यही है, अनुवाद करने वाले व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता होनी चाहिए और अनुसंधान करने की क्रिया होनी चाहिए। अनुवाद किसका सेतु है? तो दो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों और भाषाओं का। तो अनुवाद मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हो, हिंदी से मारवाड़ी में मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो अनुवाद का यही मतलब है कि आप दो अलग अलग प्रकार की भाषाओं को समझते हो, उन भाषाओं को आपको ब्रिज के रूप में कार्य करती है, दो भाषाओं को समझाने के रूप में कार्य करती है। अनुवादक की क्या भूमिका होती है? भाषाई अर्थ को स्पष्ट करने की। मतलब अनुवादक होता है जो चीज़ों को समझाता है, उसका क्या कार्य होता है? वो क्या करता है? दोनों भाषाओं की जो अर्थ होता है उसको स्पष्ट रूप से बताने का कार्य करता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने आपको हिंदी में भी बताया, मैंने आपको मारवाड़ी में बताया, और इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश वाली चीज़ें आपको इंग्लिश में भी समझाता हूँ। तो अनुवादक के रूप में भी मैं कार्य करता हूँ, पढ़ाने का भी कार्य करता हूँ। दोनों का दोनों कार्य है मेरे। अनुवादक कार्य में भाषा क्या प्रयोग होता है? तो जो अनुवाद करता है उसका कैसा कार्य होता है? वो अर्थपूर्ण चीज़ों को बताएगा, सटीक चीज़ें बताएगा और जो संप्रेषणीय चीज़ों को बताएगा। तो अनुवादक का क्या कार्य होता है? जो अर्थपूर्वक चीज़ें बताता है, आपको सटीकता से चीज़ों को बताओ और संप्रेषणीय तरीके से चीज़ों को बताने का कार्य करता है। मतलब चीज़ों को अपनी भावनाओं के साथ साथ पेश करने का कार्य करता है। अनुवाद में सामाजिक संदर्भ का क्या होता है? तो समाज की रुचियों को ध्यान में रखना। मतलब अगर कोई आदमी जैसे मैं आपको कोई भी चीज़ें समझाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? समाज से संबंधित चीज़ें आपको समझाता रहता हूँ कि भाई हमारे समाज में ये होता है, हमारे समाज में होता है, आपके घर में ऐसा होता है, परिवार में, आपके दोस्तों में। तो सामाजिक चीज़ें ना, तो यही है समाज की रुचि। आपकी रुचि किस प्रकार की चीज़ों में, आप किस प्रकार की समझ रखते हो, ऐसी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यही है, समाज की रुचियों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी चीज़ को अनुवाद करते हो उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक संदर्भ के नाम से जाना जाता है। अनुवाद कार्य में त्रुटियाँ किससे बचाते हैं? तो अनुवाद का कार्य कर रहे हो और उसमें त्रुटियाँ अगर हो रही हैं तो आप किस चीज़ में कैसे बच सकते हो? भाषा का ज्ञान होना चाहिए और संपादन करके। संपादन क्या होता है? आपने लिखा हो, आप एक बार फिर से पढ़ लो सारा का सारा, उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होगी। तो आपको भाषा ज्ञान होना चाहिए और संपादन आपको करना आना चाहिए, तभी आप अनुवादन कार्य उसका त्रुटियों से बच सकते हो। अनुवाद में सबसे ज़्यादा जटिलता क्या होती है? संदर्भ का सही स्थानांतरण होना। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट दिया आपने उसका क्या सही तरीके से वो स्थानांतरण आपके ट्रांसफ़र होती रहती हैं चीज़ें।
साहित्यिक अनुवाद क्यों ज़रूरी होता है? तो जो साहित्य वगैरह में जो बड़े लिटरेचर होते हैं उसके अंदर अनुवाद किया जाता है, वो क्यों ज़रूरी होता है? भाव और शैली की समता, मतलब जो आपके इमोशंस होते हैं उनको समझाने का कार्य, किस शैली में लिखा गया है उसको समझाने का कार्य किया जाता है। तो साहित्यिक अनुवाद इसीलिए ज़रूरी होता है। अनुवाद का कार्य किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अनुवाद का जो कार्य किया जाता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया? बहुस्तरीय, मतलब अलग अलग चरणों में आपको अनुवाद का कार्य किया जाता है। तो अनुवाद का कार्य क्या होता है? एक स्तर पर नहीं होकर अलग अलग कार्यों के स्तर पर देखने को मिलता है आपको। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की तरफ। ही पास्ट अवे का सही हिंदी अनुवाद क्या हो गया? तो क्या होगा इसका सही अनुवाद? वह चल बसा, मतलब निपट गया। गवर्नमेंट पॉलिसी का सही उपयुक्त अनुवाद क्या होगा? सरकारी नीति के नाम से। गवर्नमेंट पॉलिसी को आप किस नाम से जानोगे? सरकारी नीति के नाम से उनको जाना जाता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी को किस नाम से जाना जाएगा? सरकारी नीति के नाम से जाना जाता है। रेड टेप का हिंदी अनुवाद किस रूप में किया जाएगा? प्रशासनिक बाधाओं के रूप में किया जाएगा। रेड टेप का किस रूप में उसको अपन अनुवाद करेंगे? प्रशासनिक बाधाएं हैं या फिर उसको रूप में उनको अनुवाद किया जाता है। ब्रेक द आइस का क्या होगा? बातचीत को शुरुआत करना। तो ये हिंदी का एक, ये सारे मुहावरे आपके सामने इसमें देखने को मिलते हैं। तो ब्रेक द आइस का क्या होता है? आपको कोई भी किसी भी इंसान से अगर बातचीत करना शुरू करते हो, जैसे आप कोई नए व्यक्ति से मिलते हो और आपने उसे आपके घर स्टार्टिंग में क्या पूछते हो? भाई कैसे हो आप, कौन सा गाँव आपका नाम क्या है? तो इस सब चीज़ों को क्या बोला जाता है? ब्रेक द आइस के नाम से जाना जाता है। इंस्टाग्राम वगैरह पे बात करते हो तो हेलो आई करते हो, उसी को ब्रेक द आइस के नाम से जाना जाता है। ही इज़ अंडर द वेदर। तो ये सारे इंग्लिश के इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, उनको समझा रहा हूँ मैं आपको। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर क्या हो गया? जैसे मान लो आप क्या हुआ, बारिश का मौसम था और आप भीग गए और भीगने के कारण बीमार हो गए। तो वेदर ख़राब था, आप उसके अंडर आ गए, मतलब वेदर के नीचे आ गए, बारिश वगैरह में भीग गए, तो आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। तो इसको इस ट्रिक से याद कर लो कि वह बीमार हो गया, क्यों? वेदर के नीचे आ गया था वो। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्यों? अंग्रेजी की भाषा शैली अलग है, उसका लिखने का तरीका अलग है, उसका एक्सेंट अलग है और हमारा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हम उससे जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे वो समाज में बोली नहीं जाती है। अगर समाज में बोली जाती है तो हम बहुत आसानी से उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यही है, सांस्कृतिक अंतर आपको देखने को मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश के अनुवाद में। जुडिशियल रिव्यू का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो जुडिशियल क्या होता है? न्यायिक। रिव्यू मतलब समीक्षा। तो कोई भी चीज़ की न्यायिक रूप से समीक्षा करना क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी अनुवाद उसको किस नाम से जाना जाता है? न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। रन आउट ऑफ टाइम का सही अनुवाद क्या होगा? तो देखो, रन आउट टाइम, टाइम मतलब समय, रन आउट तो समय भाग गया, तो समय भाग कर तो कहा जाएगा, लेकिन ये समझ लो कि समय खत्म हो गया। समझना? ऐसे नहीं कहते अपन समय तो भाग तो जा रहे भाई, रुक ही क्यों नहीं रहो। सुना होगा ना आपको कि समय तो लगातार चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। इसका अर्थ क्या है? कि भाई समय लगातार खत्म होता जा रहा है। तो इस चीज़ से आप याद कर लेना इस ट्रिक से कि समय वो समाप्ति की ओर है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को हिंदी में किस प्रकार से अनुवादित करेंगे? गृह मंत्रालय। समझ? होम अफेयर्स मतलब घर को चीज़ें संभालने वाला है। होम क्या होता है? घर, और अफेयर मतलब संभालने वाला। तो होम अफेयर गृह मंत्रालय के नाम से याद कर लो। टाइम एंड अगेन का क्या हिंदी अनुवाद होगा? टाइम एंड अगेन मतलब बार बार, टाइम और अगेन, अगेन मतलब बार, और टाइम से बार बार जो चीज़ें हो रही है उसको क्या कहा जाता है? टाइम एंड अगेन का सही क्या होगा? कोई भी चीज़ों को बार बार करना टाइम एंड अगेन के नाम से जाना जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का सही अनुवाद क्या होगा? उपाध्यक्ष है। समझ में आ गया? उसको वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। सी इज़ नोन फॉर इज काइंडनेस। तो काइंडनेस क्या होती है? दयालु, दयालु। तो वो किसके लिए जानी जाती है? वो अपनी दया के लिए जानी जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट का उपयुक्त अनुवाद क्या होगा? तो जनहित। पब्लिक मतलब सामान्य, जनता, इंटरेस्ट मतलब हित। तो क्या अर्थ होता है इसका? जनहित के लिए। तो जनता के लिए, हित के लिए कार्य किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जनहित में नाम से जाना जाता है। द बिल विल पास यूनिनिमसली। यूनिनिमसली क्या होता है? एक साथ, एक मत के साथ। तो और बिल मतलब कोई विधेयक हो गया, तो एक जो विधेयक है वो क्या हो गया? सभी लोगों की सहमति के साथ पास हो गया। अगले वाला प्रश्न है, ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत, और मैन मतलब आदमी। तो वो क्या हो गया? मतलब वह सिद्धांतिक आदमी होता है। वो भाई सिद्धांता बहुत तगड़ो आदमी है। तो यही हो गया कि वह सिद्धांतिक व्यक्ति है, उसको किस नाम से जाना जाएगा? ही इज़ ए मैन ऑफ द प्रिंसिपल के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजी से हिंदी में फॉल्स फ्रेंड का क्या अभिप्राय है? तो फॉल्स फ्रेंड को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे शब्द जो दिखने में समान हो लेकिन अर्थ में अलग हो। नहीं, इसका अर्थ होगा मतलब
धोखे देने वाले लोगों को फॉल्स फ्रेंड के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? धोखे देने वाले लोगों के नाम से जाना जाएगा। इसका ये आंसर गलत लगा रखा है, इसका सही आंसर धोखे देने वाले लोगों के रूप में जाना जाएगा। हाई कोर्ट का क्या अर्थ होता है? उच्च न्यायालय के रूप में उसको, हाई कोर्ट क्या होता है? हाई मतलब कोर्ट और न्यायालय मतलब कोर्ट मतलब न्यायालय। ही इज सेकेंड टू नन, मतलब ही सेकेंड टू नन का क्या होगा? वो किसी से कम नहीं है। नन मतलब किसी, नन मतलब कोई नहीं, तो वह किसी से कम नहीं है, इसका अर्थ ये होगा। नेचुरल डिजास्टर का क्या अर्थ होता है? कुदरती विपत्ति है उसको नेचुरल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। डिजास्टर मतलब विपत्ति और नेचुरल मतलब प्रकृति। तो जैसे एक भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो इसको क्या बोला जाता है? डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? नेचुरल डिजास्टर, कुदरती विपत्ति के नाम से इसको जाना जाता है। द प्रोजेक्ट इज अंडर वे का हिंदी अनुवाद क्या होगा? कि परियोजना अभी भी चल रही है। जैसे आपने नहीं देखा होगा कि सड़क का कार्य अभी भी जारी है, तो इसको क्या जाना जाता है? द प्रोजेक्ट इज अंडर वे के नाम से जाना जाता है। इन ए नट सेल, इन ए नट सेल क्या होगा? संक्षिप्त में, इन ब्रीफिंग मतलब नट और सेल। तो जो नट बोल्ट होते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं ना, तो बस ऐसे याद कर लो। वैसे तो अखरोट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से याद करा रहा हूँ। नट बोल्ट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं ना, तो इसको ऐसे याद कर लो, संक्षिप्त में, छोटे से में। पोस्टपोन्ड इन द मीटिंग, तो पोस्टपोन्ड तो मतलब स्थगित करना, मीटिंग मतलब बैठक को, तो इसका क्या होगा? जो बैठक है भाई उसको स्थगित कर देना। ह्यूमन राइट्स का सही अर्थ क्या हो? ह्यूमन मतलब मानव, राइट मतलब अधिकार, तो इसका क्या ट्रिक क्या बनता है? मानव अधिकार के नाम से उनको जाना जाता है। पब्लिक सेक्टर का हिंदी अनुवाद क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र। पब्लिक मतलब सार्वजनिक, सेक्टर मतलब क्षेत्र, तो इसका क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में उसको जानते हैं। कॉन्टेक्स्ट का क्या अर्थ होता है? अर्थ और व्याख्या में मदद करता है। 4 नंबर यूनिट की बात करें, मालगुडीज डेज के जो लेखक कौन है? तो आर के नारायण है, वो मालगुडीज डेज के लेखक हैं। ये आपके सामने नोवेल इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। मालगुडीज डेज क्या है? एक प्रकार का काल्पनिक शहर है जो आर के नारायण के द्वारा एक साहित्य लिखा गया था, उसका एक शहर है, मालगुडी डेज के नाम से जाना जाता है उसको। एन एस्ट्रोलॉजर डे की कहानी का मुख्य पात्र कौन है? एक जो ज्योतिषी है वो एन एस्ट्रोलॉजर डे के कहानी का एक मुख्य पात्र है। कौन है? ज्योतिषी है। द मिसिंग मेल के कहानी में पोस्ट मास्टर कौन है? उथप्पा है, वो द मिसिंग मेल की कहानी के पोस्ट मास्टर के रूप में उसको जाना जाता है। एन एस्ट्रोलॉजर डे में ज्योतिषी किस चीज़ से डरता है? गुरु नायक से। गुरु नायक को वो क्या कर देता है? मार देता है बचपन में। बचपन का नाम होगा मतलब वो उसको मारकर गांव से भाग जाता है, एक ज्योतिषी होता है वो। मालगुडी डेज की कहानी की प्रमुखता क्या है? उसमें एक भारतीय जो ग्रामीण जीवन है उसमें किस प्रकार का संघर्ष है, उसमें किस प्रकार से लोग जीवन जीते हैं उसको चित्रित किया गया है। तो ग्रामीण भारत के जो जीवन की वास्तविकता देखने को मिलती है आपको कहाँ पर? मालगुडीज डेज की कहानी में। अगले वाला पॉइंट है, आर के नारायण ने मालगुडीज को किस तरह गढ़ा? तो किस तरह गढ़ा है? कल्पना और पर यथार्थ से जुड़ा। तो जो कल्पनाशील जो आपको देखने को मिलता है भारत, उसकी आपको मालगुडीज डेज में आपको क्या देखने को मिलती है? वास्तविकता देखने को मिलती है। द मिसिंग मेल का मुख्य विषय क्या है? तो द मिसिंग मेल का मुख्य विषय क्या है? परिवार में संबंध और निर्णय लेना। तो क्या होता है आपको? जो परिवार में संबंध और निर्णय लेने से संबंधित होता है द मिसिंग मेल। थनपा किसके विवाह को लेकर चिंतित है? रामानुजन की जो एक उस बेटी होती है उसके विवाह को लेकर वो चिंतित है। एन एस्ट्रोलॉजर डे में ज्योतिष किस बात को छिपाता है? अपने अतीत को लेकर। उसने उसको क्या मार दिया था? उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मालगुडीज की कहानियाँ किस शैली पर लिखी हुई हैं? एकदम सरल है, व्यंग्यात्मक और यथार्थपूर्वक है, इसीलिए हर व्यक्ति उसको जब पढ़ता है तो उससे कनेक्शन फील करता है। द मिसिंग मेल कहानी के किस दृष्टिकोण पे लिखी गई? तो द मिसिंग मेल कहानी को किस दृष्टिकोण पे लिखी गई है? कोई तीसरा व्यक्ति है उसके दृष्टिकोण से लिखे गए। मतलब अपन कोई दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं और उसको अपन देख रहे हैं, तो अपन जो उनके बारे में सोचेंगे, तो इस प्रकार के परसेप्शन के बारे में वो लिखी हुई है कि तीसरा व्यक्ति क्या सोचता है उस बारे में। द एस्ट्रोलॉजर डे में ग्राहक कौन होता है? तो गुरु नायक है, वो क्या होता है? ग्राहक होता है, और वो कहता है कि मेरा हाथ देख के बता, अगर तुझे इतना ही पता चलता है तब। और उसने क्या था? एस्ट्रोलॉजर ने उसे गुरु नायक को क्या मार दिया था? मार तो क्या दिया था, मतलब उसको लगा था, उसको उस पर उसने जानलेवा हमला किया था और उसको मरता हुआ छोड़कर भाग गया था। और जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष था उसको लगा कि मैंने तो उसको मार दिया है। ज्योतिषी किस स्थान पर बैठता था? पेड़ के नीचे, बाजार के नीचे वो बैठता था, साफा बांध के, टर्बन गेरुए रंग का और बबूत लगाकर सर पे, एक जो बाजार के नीचे बैठता था। द मिसिंग मेल में
थनपा का पत्र क्यों नहीं देता है? वह पत्र में मृत्यु का समाचार था और विवाह के लिए रुक सकता था। तो उसमें क्या था? पत्र था, उसमें क्या विवाह का समाचार था, और जो मृत्यु का समाचार था, और इससे क्या हो सकता था? विवाह रुक सकता था। थनपा का रवैया कैसा था? सहानुभूति और भावपूर्वक। तो आपको इस चीज़ से पता चल गया कि वो दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझता था और भावुक प्रकार का व्यक्ति था। उसको लगता था अगर ये पत्र उसके पास पहुंच जाएगा, उनके घर वालों के पास, रामानुजन के, तो उसकी क्या हो जाएगी? उसका विवाह है, उसके लड़की का वो विवाह है, रुक जाएगा। आर के नारायण की कहानियों की कौन सी विशेषता प्रमुख है? तो उन्होंने किस प्रकार की घटनाओं के बारे में लिखा है जो हास्यास्पद हैं और जो मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं? तो किस प्रकार की घटनाओं के बारे में लिखा है जो मतलब जिनको पढ़कर आपको हंसी आएगी और साथ के साथ मानव की भावनाएं भी उससे जुड़ी होती हैं। ज्योतिषी अपने अतीत के बारे में क्या बताता है? कि उसने किसी को मार डाला था। तो किस बारे में बताता है? कि उसने एक समय था जब उसने जो गुरु नायक है उसको क्या कर दिया था? मार दिया था। लेकिन एक दिन गुरु नायक उसी के सामने आ जाता है तो उसका ये भ्रम है वो टूट जाता है और पछतावे से वो मुक्त हो जाता है। एन एस्ट्रोलॉजर डे कहानी का अंत कैसा होता है? रहस्य में अंत देखने को मिलता है। वास्तविकता का पता चलता है कि उसने तो उसको मारने के लिए छोड़ तो गया था लेकिन वो मरा नहीं है। द मिसिंग मेल में अंत किस प्रकार का है? खुशहाल, एक खुशहाली से भरा हुआ अंत देखने को मिलता है द मिसिंग मेल में। मालगुडीज डेज का प्रकाशन किस भाषा में होता है? तो अंग्रेजी भाषा में आपको मालगुडीज डेज है उसका प्रकाशन देखने को मिलता है। मालगुडी शहर किस राज्य काल्पनिक कथा है? तो कर्नाटक राज्य की काल्पनिक कथा के रूप में उसको जाना जाता है। मालगुडी डेज को टेलीविज़न पर प्रकाशित किया गया था, वो किस चैनल से थी? तो दूरदर्शन में सर्वप्रथम उसको प्रकाशित किया गया था। एन एस्ट्रोलॉजर डे का मुख्य प्रतीक क्या था? भाग्य और सत्य पर वो चीज़ें दिखाई गई हैं। मालगुडीज डेज की कहानियाँ में क्या सिखाती है? कि आम जीवन में छिपा असाधारण जीवन होता है उसके बारे में दिखाया गया है, ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है।